नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर चूरू। आज हम पढ़ेंगे निर्दिष्ट समीकरण। तो निर्दिष्ट समीकरण में क्या होता है, निर्दिष्ट समीकरण काम क्या आती है, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो निर्दिष्ट ने इलेक्ट्रोड विभव पर ताप व सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। निर्दिष्ट ने बताया किसके बारे में कि इलेक्ट्रोड विभव पर ताप व सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये बताने के लिए थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर एक समीकरण दी, जिसे क्या कहा जाता है, निर्दिष्ट समीकरण कहा जाता है। अब ये निर्दिष्ट समीकरण का व्युत्पन्न कैसे होता है, तो ये ध्यान से समझो कि एक उष्मागति की संबंध होता है। ये संबंध है कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन क्यू। तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी है। डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। और डेल्टा जी नोट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। ये मानक स्थिति में है। और आप जानते हो मानक स्थितियां कितनी होती है कि ताप हम 298 केल्विन रखें, सांद्रता हम 1 मोलर रखें, 1 मोलरता रखें, और दाब हम कितना रखें, 1 एटमॉस्फेयर रखें। तो ये मानक स्थिति होती है। आर क्या है, आर है गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक। आर का मान जानते होंगे आप कि 8.311416 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। और टी ताप है, ताप अपने कमरे का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 298 केल्विन माना जाता है। और क्यू क्या है, अभिक्रिया भागफल। क्यू क्या है, अभिक्रिया भागफल। तो आपके ध्यान में आया कि डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा। और ये डेल्टा जी नोट मानक स्थिति में गिब्स फ्री एनर्जी, मानक स्थिति में टेम्परेचर लिया जाता है। मानक स्थिति में टेम्परेचर लिया जाता है कितना भाई, 298 केल्विन। मानक स्थिति में टेम्परेचर लिया जाता है 298 केल्विन। और दाब लिया जाता है बी बराबर 1 एटमॉस्फेयर, 1 वायुमंडलीय दाब। और 1 वायुमंडलीय दाब कितना होता है, ये जूल में 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर में इतने पास्कल होते हैं। ये मानक दाब माना गया है, ये मानक ताप माना गया है। ठीक है। तो ये मानक स्थिति में डेल्टा जी नोट क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। स्टैंडर्ड लगा दिया, इसका मतलब मानक है। स्टैंडर्ड कहते ही अपने को पता लग जाना चाहिए कि ताप 298 केल्विन और प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक है। 1 एटमॉस्फेयर में पास्कल में कितने होते हैं, दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। तो ये बात हुई। डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी नोट क्या होता है, आर गैस नियतांक है। और गैस नियतांक का ऐसा पत्ती में मात्रक होता है, आर बराबर 8.31416 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल इसका मात्रक होता है। और इसके कई मान होते हैं, अन्य पत्तियों में इसके मान अन्य होता है। जैसे आर का एक मान ये भी होता है ना कि 0.0821, ये होता है लीटर एटमॉस्फेयर मोल केल्विन।
ये होता है लीटर एटमॉस्फेयर प्रति मोल प्रति केल्विन। कहां से आ गया ये देखा आपने R बराबर 0.0821। आपने आदर्श गैस समीकरण सुनी होगी। बताओ आदर्श गैस समीकरण क्या होती है? पीवी बराबर एनआरटी। बिल्कुल सही बोले, शाबाश। पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी होता है। आर निकाल लो यहां से, तो आर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? पीवी अपॉन एनटी। आर बराबर क्या आ जाएगा? पीवी अपॉन एनटी। ये आ जाएगा आर बराबर आएगा पीवी अपॉन एनटी। और पी दाब का मात्रक, यहां पर दाब किस में लेना है? दाब ले लें अपने एटमॉस्फेयर में, यही लिख देता हूं मैं। दाब एटमॉस्फेयर में ले लिया जाए, आयतन लीटर में ले लिया जाए, और एन किस में ले लिया जाए? मोल में ले लिया जाए, और ताप को केल्विन में ले लिया जाए। तो ये क्या आ जाएगा? लीटर एटमॉस्फेयर। मोल को ऊपर लाओगे तो प्रति मोल प्रति केल्विन, तो लीटर एटमॉस्फेयर प्रति मोल प्रति केल्विन। तो इस प्रकार से भी आर का मान होता है, लेकिन अपने कौन सा काम में लेना है? एसआई पत्ती में 8.31416 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, ये एसआई पत्ती वाला है। अपने को ये काम में लेना है। ये ध्यान रखना, न्यूमेरिकल करते समय सूत्र में एक ही पद्धति वाले डाटा होने चाहिए, एक ही पत्ती से मान। जैसे एसआई पत्ती काम में ले रहे हो आप, तो सभी डाटा एसआई पत्ती में ही होनी चाहिए। एसआई पत्ती एमकेएस पद्धति का ही विस्तृत रूप है, यानी कि 1960 के अंदर एसआई पत्ती बनाई गई थी। सभी देशों ने मिलकर कहा, इसका नाम ही पड़ गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई पत्ती। तो एसआई पत्ती काम में ले आई बात ध्यान में। हम जानते हैं कि डेल्टा जी बराबर क्या होता है? कि डेल्टा जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई। डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई। डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई। एन क्या है? यहाँ पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन है। एन क्या है यहाँ पर? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन। एफ फैराडे नियतांक है। फैराडे नियतांक जिसका मान 96,487 होता है। कई लगभग में 96,500 लिख देते हैं, 96,487। ई क्या है? ई ये सेल का सेल विभव है। ये ई सेल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ई क्या है? सेल के दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना। ई सेल निकालना हो अपने को, तो आपको पहले भी बताया गया है कि ई सेल निकालना क्या है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये पहले बताया जा चुका है कि कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव है, उसमें से एनोड का इलेक्ट्रोड विभव घटा दिया जाता है, तो क्या आ जाता है? ई सेल आ जाता है। तो आप जानते हो डेल्टा जी बराबर क्या होता है? माइनस एन एफ ई। और डेल्टा जी नोट बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा जी नोट का मतलब मानक स्थिति में डेल्टा जी नोट बराबर होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल। ये देखो डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई, तो डेल्टा जी नोट तो ई नोट। ये नोट का मतलब है मानक स्थिति। मानक स्थिति का मतलब ताप 298 केल्विन, दाब 1 एटीएम 1 एटमॉस्फेयर, सांद्रता है तो 1 एम। तो ये सभी मानक स्थितियां मानी गई है। तो मानक स्थिति के अंदर डेल्टा जी यहां लेंगे तो इसके ऊपर नोट लगाएंगे, तो इसके ऊपर भी क्या लगा देंगे? नोट लगा देंगे। ये दोनों मान इस समीकरण में रख दें। अपने ऐसे कह दें, इसको समीकरण नंबर 1 कह दें, और ऐसा कह दिया जाए कि डेल्टा जी व डेल्टा जी नोट के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखो डेल्टा जी बराबर क्या है? माइनस एन एफ ई, और डेल्टा जी नोट बराबर क्या है?
माइनस एन एफ ई नोट। ये सेल है, सेल के लिए है, ये सेल का सेल विभव है। तो डेल्टा जी की जगह मैंने क्या लिखा, क्या लिखे बोलो बोलो, माइनस एन एफ ई नोट, सॉरी माइनस एन एफ ई सेल। डेल्टा जी की जगह लिख दिया माइनस एन एफ ई सेल। क्यों डेल्टा जी की जगह, ये जानते हैं ना अपने, डेल्टा जी नोट की जगह क्या लिखेंगे, माइनस एन एफ ई नोट सेल। बाकी चीज को वैसे क्या वैसा लिख दो, आर टी एल एन क्यू, आर टी एल एन क्यू। क्यू क्या है, अभिक्रिया का भागफल है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे अपने, ये क्या होता है। तो ये मान इसके अंदर रख दिए, अभी इसको मिटा देते हैं। अब देखो यहां पर भी एन एफ है, यहां पर भी एन एफ है, तो पूरी समीकरण में एन एफ का भाग देने पर आप दोनों तरफ पूरी समीकरण में एन एफ का भाग दे दो। इधर भी एन एफ का भाग दिया, ये लो जी, इधर भी एन एफ का भाग दिया, ये लो जी, इसमें भी ये प्लस माइनस में जो भी हो तो पूरे स्टेप में दिया जाता है, दोनों में दिया जाएगा एन एफ का भाग दे दिया। जो कटता है उसे काट दो, जो कटता है उसे काट दो। देखो काटने के पश्चात एन एफ से एन एफ कैंसिल हो गया, एन एफ से एन एफ कैंसिल हो गया, जो बचा है उसको लिख दो। तो क्या आ जाएगा, माइनस ई सेल इजिकल टू, माइनस ई सेल इजिकल टू बचा क्या इसमें बोलो, क्या बचा है यहाँ पर इस मटेरियल में, तो बचा है भाई देखो शाबाश, ई नोट सेल प्लस आर टी अपोन, अपोन क्या बचा है, एन एफ एल एन क्यू। क्या आ गया, माइनस ई सेल इजिकल टू माइनस ई नोट सेल प्लस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। अब देखो यहां भी नेगेटिव चिन्ह है, यहां पर भी नेगेटिव है, यहां पर पॉजिटिव। सबसे पहले नेगेटिव अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए पूरी समीकरण को नेगेटिव से गुणा करने पर, पूरी समीकरण को क्या करो आप, नेगेटिव से गुणा कर दो। तो क्या आ जाएगा, इसको नेगेटिव नेगेटिव से गुणा करोगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। क्या आ जाएगा कि ई सेल इजिकल टू, यहां भी ये भी नेगेटिव से गुणा होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई नोट सेल, और पॉजिटिव नेगेटिव का गुणा होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। तो ये आ जाएगा, इसी को ही निर्दिष्ट समीकरण कहते हैं। ये समीकरण है निर्दिष्ट समीकरण, इसको थोड़ा बड़ा कर अपने लिखेंगे, है यही समीकरण निर्दिष्ट समीकरण, बहुत ही सरल है। देखो यहां पर Q क्या है, अभिक्रिया भागफल, क्योंकि अभिक्रिया भागफल, बाकी सभी बातों का पता चल गया आपको। अब देखो ये एलन है, अब सभी विद्यार्थी ये जानते हैं ना कि एलन को log बेस 10 में बदलने के लिए बताओ कितना से गुणा किया जाता है, एलन को log बेस 10 में बदलने के लिए बताओ कितने से गुणा किया जाता है, शाबाश बताओ, बहुत बढ़िया। कितने से गुणा करेंगे, देखो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ। तो एलन को अपने चाहते हैं log बेस 10 में बदलना, तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि 2.303 से गुणा कर दिया जाता है, तो एलन किस में बदल जाता है, log बेस 10 में। और ये Q, ये बैठा Q, सबको दिखाई दिया, समझ में आया, शाबाश, सभी बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। हो गया। अब देखो, अब आर गैस नियतांक है, आर का मान पता है आपको क्या होता है, अभी बताया था आपको, शाबाश बोलो,
8.3146 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। आर का मान जान गए कि 8.3146 टी मानक ताप कितना होता है बोलो? मानक ताप स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन, 298 केल्विन। शाबाश, आर पता चला, टी पता चला। एफ क्या होता है? एफ फैराडे नियतांक, और इसका मान कितना होता है? 96,487 कूलम। कितना होता है इसका मान? 96,487 कूलम। ये होता क्या है? ऐसे देखो, सभी विद्यार्थियों को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता हो तो आप बता सकते हो 2 इलेक्ट्रॉनों पर कितना होगा? 2 से गुणा कर दो। 3 पर कितना होगा? 3 से गुणा कर दो। 1 मोल पर कितना होगा? तो 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 मोल में संख्या कितनी होती है? तो मोल कॉन्सेप्ट पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि 1 मोल कोई भी चीज है तो उसमें संख्या होती है आवोगाड्रो संख्या के बराबर। 1 मोल में संख्या कितनी होती है? आवोगाड्रो संख्या के बराबर। जैसे 1 दर्जन का मतलब होता है 12, तो इसी प्रकार 1 मोल में संख्या कितनी होगी? आवोगाड्रो के बराबर। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता है अपने को कि 1.6 इंटू 10 की पावर 19 है। इसको अपने कितने से गुणा करते हैं? 1 मोल में संख्या कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यानी कैसे याद रखो, यहां पर 2223 22 23 6.022 इंटू 10 की पावर 23 22 23 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये गुणा किया जाता है, तो 1 मोल पर जो इसका गुणा करेंगे ना तो क्या आएगा? 96,487। और 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश होता है वो किसमें होता है? कूलम में। तो ये आ जाएगा 96,487 कूलम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 96,487 कूलम। इसे कहा जाता है फैराडे। इसे क्या कहा जाता है? एक फैराडे। तो ध्यान में आ गया होगा, एक फैराडे क्या है? यह आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है और इसका मान होता है 96,487 कूलम के बराबर। ये होता क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसे एक फैराडे कहा जाता है। तो अब देखो, ये मान R का मान, T का मान, F का मान इस समीकरण में रखते हैं। N क्या चीज है? यहाँ पर N होता है अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अलग अलग अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं। हो सकता है किसी अभिक्रिया में 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा हो, किसी अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हो, किसी अभिक्रिया में 3 हो रहे हो, 4 हो रहे हो, 5 हो रहे हो, 6 हो रहे हो। तो ये अलग अलग, तो ये कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए इसको छोड़ देंगे। बाकी जो कांस्टेंट है उनका मान रख देंगे। रखने के बाद में क्या आएगा? देखो कि E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस R का मान बोलो। शाबाश, कितना आएगा? 8.31416। और मात्रक सहित लिखना चाहो तो मात्रक सहित लिख दो, ताकि आपके मात्रक भी याद हो जाए कि जूल प्रति केल्विन प्रति मोल।
T कितना है 298 केल्विन। T का मान है 298 केल्विन। और T के बाद के अंदर F बच गया फेराडे नियतांक। तो फेराडे नियतांक का मान तो N स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन है और F क्या है फेराडे नियतांक है जिसका मान 96,487 कूलाम है। तो ये मान इसमें रख दिए और आगे बच गया log बेस 10 Q अभिक्रिया भागफल। और इनके कैलकुलेशन कर कर अपने लास्ट रिजल्ट क्या आएगा E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस इनका गुणा भाग करेंगे तो आएगा 0.05916 अपॉन N log बेस 10 Q। आगे बात ध्यान में, तो ये अपने न्यूमेरिकलों में काम आने वाली निर्दिष्ट समीकरण है। ये अपने बार बार न्यूमेरिकलों में काम आएगी। तो ये भी निर्दिष्ट इक्वेशन है, ये भी निर्दिष्ट इक्वेशन है, ये भी निर्दिष्ट इक्वेशन है। तो अपने कौन सी याद करें? एक सभी तो याद नहीं कर सकते अपने, तो दो निर्दिष्ट समीकरण याद कर लो। एक तो ये याद कर लो आप MTR और एक ये याद कर लो MTR। MTR का अर्थ है मुझे तो रटो, इनको रट लेना है ताकि एग्जाम के अंदर निकालने का समय नहीं होता, तब अपने इनको सीधा आएगी। ध्यान में रखें निकालना भी बहुत सरल है कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस RT ln के, और डेल्टा जी की जगह माइनस NFE, डेल्टा जी नोट की जगह माइनस NFE नोट, NF का भाग दिया, ये समीकरण आ गई। बहुत ही सरल काम है। अब ये दिक्कत दे रहा होगा आप लोगों के कि ये Q क्या है। Q बहुत ही सरल है। देखो Q को मैं एक बार इधर देखो ध्यान से, कि जैसे मान लो कोई भी अभिक्रिया होगी उसमें रिएक्टेंट किस में बदलेगा, प्रोडक्ट में। कोई भी रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है, तो इसके लिए जैसे मान लो कोई साम्य स्थापित हो गया, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में बदल जाता है। साम्य के लिए K निकालते हैं, तो K को कैसे निकालते हैं? K को निकालने के लिए बड़े प्यार से निकालते हैं। K कैसे निकालते हैं? प्यार से। K निकालने के लिए बड़े प्यार से, प्यार PR प्यार, प्यार बड़े ही प्यार से निकाला जाता है। पैसे बनाना P यार, R की ध्वनि आ रही है, PR। तो K निकालना है PR। K साम्य स्थिरांक होता है, साम्य नियतांक होता है। और यदि साम्य स्थापित नहीं हो, ये तो तब है जब साम्य स्थापित हो गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, तब प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट करेंगे तो K आएगा। यदि साम्य स्थापित नहीं हो रहा है, साम्य स्थापित नहीं है, तब ये K नहीं होगा। साम्य पर तो K होता है, सीधा ही निकालें तो Q होता है। Q अभिक्रिया भागफल है और भाग कभी दिया जा सकता है, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट का भाग कभी दे दें, चाहे साम्य स्थापित हो चाहे साम्य स्थापित नहीं हो, तब इसे Q कहते हैं प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट को। और K कब कहते हैं? जब साम्य स्थापित हो गया, P/R प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। और P प्रोडक्ट की सांद्रता लेनी होती है यहाँ पर, और यहाँ पर रिएक्टेंट की सांद्रता। ऊपर प्रोडक्ट की सांद्रता और नीचे रिएक्टेंट की सांद्रता K निकालने के लिए ये ध्यान रखना है कि ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट आता है। एग्जाम के अंदर उल्टा हो जाता है, रिएक्टेंट ऊपर बैठ जाता है, प्रोडक्ट नीचे बैठ जाता है। पर ध्यान देना, ये प्यार शब्द याद रखोगे ना तो प्रोडक्ट ऊपर रहेगा, रिएक्टेंट नीचे रहेगा। पर एक बात और ध्यान रखना, अब Q की जगह मैं एक बार तो प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट लिख देता हूं। Q की जगह प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट लिख देते हैं।
साम्य पर Q और K क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब साम्य स्थापित हो गया तो Q किसके बराबर हो जाता है, K के बराबर हो जाता है। ऐसा आपने केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्य में पढ़ा होगा कि साम्य स्थापित हो जाता है तो Q किसके बराबर हो जाता है, K के बराबर हो जाता है। और Q K से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, लेकिन साम्य पर Q K के बराबर होता है। एक एग्जाम्पल से अपने समझते हैं कि जैसे मान लो कि कोई ए ने क्रिया की बी के साथ, ए ने क्रिया की बी के साथ तो क्या बना, सी और डी। ए ने क्रिया की बी के साथ तो बना सी और डी। मान लिया कि ए के छोटा ए मोल है, बी के स्मॉल बी मोल है, सी के स्मॉल सी मोल है और डी के स्मॉल डी मोल है। तो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया भागफल बता सकते हो आप लोग कि अभिक्रिया भागफल Q क्या होता है। Q को निकाला कैसे जाता है, लड़ाई झगड़े से या प्यार से, प्यार से, PR से, PR से। P का मतलब प्रोडक्ट, R का मतलब रिएक्टेंट, यानी कि ऊपर प्रोडक्ट को लिखो व नीचे रिएक्टेंट को लिखो। देखो लिखो, शाबाश। Q बराबर क्या आ जाएगा, C D। प्रोडक्ट क्या है, C और D। मोलों की संख्या घातांक के रूप में लिखी जाती है। C के मोल कितनी है, छोटा c, D के मोल कितनी है, छोटा d, A के मोल कितनी है, छोटा, सॉरी, प्रोडक्ट ये हो गया, रिएक्टेंट A व B है तो रिएक्टेंट कहां लिखे जाएंगे, नीचे A और B। और मोल जितने मोल है वो घातांक में, A के मोल A, B के मोल B, तो Q क्या लिखा जाएगा, अभिक्रिया भागफल। यदि ये साम्य स्थापित हो चुका है इनके बीच में, यानी कि साम्य का मतलब जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलते हैं उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल जाते हैं, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तब उसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन, साम्य की स्थिति। अब देखो Q ये है प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट की जगह ये नॉनिस्टिक क्वेश्चन ध्यान में आ गई ना, E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.0596 बटे n लो प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट की जगह अपने मान रख दें, प्रोडक्ट क्या है, C और D, और रिएक्टेंट क्या है, A और B। प्रोडक्ट मोलों की संख्या इसके घातांक के रूप में लिखी जाती है, पावर के रूप में लिखी जाती है, तो ये पावर के रूप में मोलों की संख्या लिख दी। तो इस प्रकार से कोई भी समीकरण हो, ये तो आपको एक एग्जांपल देकर बताया, इस प्रकार से कोई भी समीकरण हो एग्जाम में तो इस प्रकार से लगाई जाती है। आगे बात ध्यान में, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक बात और ध्यान रखना, कई बार नॉनिस्टिकेशन में ये माइनस का निशान प्लस के रूप में आ जाता है। माइनस का निशान प्लस के रूप में कब होगा, जब प्लस के रूप में आए, इसका मतलब रिएक्टेंट है वो ऊपर लिखो और प्रोडक्ट है वो नीचे लिखो। यदि रिएक्टेंट ऊपर और प्रोडक्ट नीचे उल्टा काम हो, वैसे माइनस का निशान आता है, यदि उल्टा काम हो जबरदस्ती, प्रोडक्ट ऊपर आता है रिएक्टेंट नीचे आता है, रिएक्टेंट को ऊपर ले जाए प्रोडक्ट को नीचे लाएं, जबरदस्ती काम करें तो यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस का निशान। आगे बात ध्यान में, यानी कि लोग में ये लोग से आगे वाली चीजें पलट दी जाए तो यहाँ पर निशान क्या हो जाता है, प्लस का। ये तो सामान्य लोग के नियम होते हैं कि लोग mn क्या होता है, लोग m प्लस लोग n, लोग m बटे n क्या होता है, लोग m माइनस लोग n। ये तो सिंपल सभी जानते हैं विद्यार्थीगण। तो इस प्रकार से अपने को लिखना होता है, प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे। आपको एक छोटा सा गैल्वेनिक सेल दिखाया है कि जिंक की छड़ को ZnSO4 में डुबोया है, कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट में डुबोया है। तो इधर आपको पता है कि ये बाईं तरफ हमेशा एनोड लिखा जाता है, दाईं तरफ हमेशा कैथोड लिखा जाता है। इसके लिए आपको एक सूत्र याद ऐसे ध्यान रख सकते हो एलोन से कि एनोड होता है ना, एनोड उसको किधर की साइड में लिखते हैं, लेफ्ट साइड में, और इस पर कौन सी घटना घटित होती है, ऑक्सीडेशन होता है, और इस पर चार्ज कैसा पाया जाता है, नेगेटिव। एलोन के लिए ध्यान रख सकते हैं,
एनोड को ध्यान रख सकते हो एलोन से कि एनोड है वो लेफ्ट साइड में है, इस पर ऑक्सीडेशन होता है, इस पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। जैसे मान लो जिंक की छड़ है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो किस में बदल जाएगा, Zn+2 में +2 इलेक्ट्रॉन। ये जिंक सॉलिड है, ये जलीय विलयन में आ जाएंगे आयन, Zn+2 आयन। तो एनोड पर सदैव ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर सदैव अपचयन होता है। अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, यहाँ पर अपचयन होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे। और यहाँ पर कॉपर सल्फेट टूटेगा, किस में टूटेगा, Cu+2 प्लस SO4-2 में। और ये Cu+2 आयन, ये Cu+2 आयन, ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ये घूमकर ऐसे आएंगे, ऐसा आपको गैल्वेनिक सेल में विस्तार से बताएंगे। तो ये बन जाएगा Cu। तो ओवरऑल अभिक्रिया क्या हुई है कि Zn प्लस Cu+2 इलेक्ट्रॉन, इधर वालों को इधर लिख लिया और इधर वालों को कि Zn+2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cu। यानी कि अपने देखो ये क्रिया कर रही हैं और ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो इस पर अपने निर्णय समीकरण लगाएं तो कैसे लगाएंगे, देखो ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, ये बच जाएगा। इस पर ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो निर्णय की समीकरण लगाओ, निर्णय समीकरण याद आई क्या कि E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.05916/n log base 10 प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। यहां बताओ प्रोडक्ट कौन से हैं, Zn+2 और कॉपर सॉलिड है, तो प्रोडक्ट की जगह क्या आएगा, Zn+2 की सांद्रता और कॉपर की सांद्रता, और रिएक्टेंट की जगह क्या आएगा, Zn और Cu+2। तो क्या आ जाएगा, Cu+2 और Zn। देखो ध्यान से, प्रोडक्ट ये है, इनको आपस में जोड़ लिया कि एनोड पर ये घटना घट रही है, कैथोड पर ये घटना घट रही है, बाईं तरफ वालों को बाईं तरफ जोड़ दिया, दाईं तरफ वालों को दाईं तरफ जोड़ दिया, यानी कि ये क्रिया कारक है, ये उत्पाद है। प्रोडक्ट को ऊपर लिखा जाता है, रिएक्टेंट को नीचे लिखा जाता है, ऐसा आपने लिख लिया है, ठीक है। ये सॉलिड है, सॉलिड की सांद्रता को इकाई माना जाता है, ये भी सॉलिड है, सॉलिड की सांद्रता को इकाई का मतलब एक माना जाता है। एक को किसी संख्या से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये तो सूत्र में आएंगे नहीं कुल मिलाकर, क्योंकि इसकी सांद्रता, इसकी कंसंट्रेशन तो एक मानी जाती है। तो क्या आ जाएगा, E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.0591/n log base 10 प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के रूप में क्या आया, Zn+2, रिएक्टेंट के रूप में क्या आया है, Cu+2। ये किसका था, एनोड का आयन है, ये किसका आयन है, कैथोड का आयन है। एनोड का आयन ऊपर आता है, कैथोड का आयन नीचे आता है। एनोड का आयन ऊपर और कैथोड का आयन नीचे, एसी से ध्यान रखना, एसी। ध्यान रखना कि ये माइनस वाला यदि प्लस में हो जाए तो ये मामला उलट जाता है, ये यहां पर माइनस वाला प्लस में हो जाए तो ये मामला उलट जाता है। आई बात ध्यान में, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो किसी सेल को प्रदर्शित करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले यहाँ पर बाईं तरफ एनोड और दाईं तरफ कैथोड। पहले सबसे पहले धातु को लिखा जाता है, एनोड की धातु को, और उसके बाद में धातु आयन। इसकी सांद्रता को ब्रैकेट में लिखा जाता है, कितनी सांद्रता है। फिर लवण सेतु को लिखा जाता है, ये साल्ट ब्रिज होता है लवण सेतु को। उसके बाद में कैथोड को लिखा जाता है, पहले कैथोड के आयन को लिखा जाता है, उसके बाद में कैथोड के आयनों की विलयन की सांद्रता लिखी जाती है। उसके बाद में ये धातु को लिखा जाता है,
तो इस प्रकार से ये लिखने का तरीका होता है, बाईं तरफ एनोड लिखा जाता है, दाईं तरफ है कैथोड लिखा जाता है। मान लो ऐसे एग्जांपल के तौर पर ले लें कि यहाँ पर जो सांद्रता है वो है 0.001 मोलरता में, और यहाँ पर जो सांद्रता है वो 0.01 है। सांद्रता दे रखी है, मान लो ये एग्जांपल दे दिया जाए कि ये सांद्रता है, ये है मान लो कि 0.001 एम है, और ये सांद्रता है वो है 0.01 एम है। तो अब देखो इस सूत्र में रखना हो तो Zn+2 की सांद्रता कितनी है 0.001, तो ये आ जाएगा 0.001, और कॉपर की सांद्रता कितनी है 0.01। अब ये ब्रैकेट लगाने की कोई खास आवश्यकता नहीं। अब पॉइंट हटा देंगे तो ये तो सामान्य पॉइंट हटाने के लिए नीचे 3 अक्षर हैं, ये पॉइंट हटाने के लिए 2 अक्षर हैं। तो बचा क्या, ये 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल, 1/10 बचा। 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 को अपने ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻1, ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा 10⁻⁻1, और log 10 का मान होता है 1 और माइनस है, ऐसा होता है ना log बेस 10 m⁻n हो तो n कहा जाती है आगे, n log बेस 10 m होगा ना, m⁻n घात होती है वो log में आगे आ जाती है तो आगे आ जाएगी, -1 है तो कहां चली जाएगी -1, यहाँ आएगी तो माइनस माइनस क्या कर देगी प्लस, तो 1 को गुणा करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितनी है, Zn+2 में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दें। log बेस 10 का मान 1 हो जाएगा, 1 रख दोगे। अब देखो ई नोट सेल का मान, ई नोट सेल निकालने का बताया था कि ई नोट सेल निकालना हो तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, और कैथोड किसका है कॉपर का है, कॉपर का ई नोट याद करना, कल बताया था आपको, एक यूट्यूब पर वीडियो डाला था मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, उसमें बताया था कि -0.76 और यहाँ पर माइनस का निशान है, और एनोड का होता है दोबारा सुने, यहाँ पर ये कॉपर है, कॉपर का चैन विभव होता है, कैथोड कॉपर का है, कॉपर का होता है 0.34, फिर माइनस का निशान, और एनोड किसका है जिंक का, जिंक का बताया था कि -0.76, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस है कि 0.34 प्लस 0.76, तो आ जाएगा ये 1.1 वोल्ट, 1.10 वोल्ट, तो ये ई नोट सेल आ जाएगा 1.10 वोल्ट। अब इसमें 2 का भाग देकर जो भी संख्या है उसमें जोड़ दो तो ई सेल आ जाएगा। तो इस प्रकार किसी भी सांद्रता पर ई सेल निकालना हो तो बहुत ही सरल काम है, आप नैनोस्ट इक्वेशन लगाइए और आसानी से निकाल सकते हो। एक एग्जांपल और करवा देते हैं, एक एग्जांपल की बात करते हैं कि ये देखो निकल ने क्रिया की Ag के साथ, तो निकल किस में जा रहा है निकल +2 में, और Ag प्लस किस में जा रहा है Ag में, यानी कि निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, निकल इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और ये Ag है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। बताओ निकल कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, निकल +2 में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ना, देखो निकल +2 में जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और Ag प्लस Ag में जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन है कितनी Ag 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है 2, कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉनों का, कि वो 2 इलेक्ट्रॉन निकल तो त्याग रहे हैं, Ag ग्रहण कर रहा है, तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होंगे n 2। ई नोट सेल का मान पहले से ही दे दिया गया है, ई नोट सेल का मान पहले से ही दे दिया गया है, यदि नहीं दिया हुआ हो तो ई नोट सेल निकालने के लिए आप क्या कौन सा सूत्र काम में लोगे, ई नोट सेल निकालने के लिए ई नोट कैथोड माइनस ई नोट
एनोड वाला सूत्र काम में लोगे। ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड के मान कहां से आएंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी याद नहीं होती, इसलिए ये मान आपको देंगे। मुख्य मुख्य के आपको मैं कल वाले वीडियो में बताया था, यूट्यूब पर वीडियो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, और उनको याद करने की फनी ट्रिक्स भी दी थी मैंने। तो अब देखो, हम जानते हैं कि नेनेस इक्वेशन ये होती है, सबकी याद होगी। अब देखो कि ई नोट सेल का मान इसके अंदर मान रख दें। ई नोट सेल का मान पहले से ही दे रखा है, तो ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.05916 अपॉन एन। एन क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, और स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन का मान कितना है? 2। log base 10 प्रोडक्ट कौन से हैं जो बढ़ रही हैं? निकल +2 बन रहा है, Ag बन रहा है। Ag सॉलिड है, सॉलिड को नहीं लिखते। ध्यान देना कि सॉलिड को इस सूत्र में, अभिक्रिया भागफल वाले सूत्र में या के सूत्र में लिखना अच्छी बात नहीं है। सॉलिड को अपने नहीं लिखते, तो किसको लिखेंगे? Ni+2 की सांद्रता, Ni+2 एक ही है तो इसकी पावर एक लिखने की जरूरत नहीं होती। रिएक्टेंट क्या है? Ag और निकल, लेकिन निकल सॉलिड है, सूत्र में नहीं लिखेंगे। Ag प्लस है, और इसके मोलों की संख्या कितनी है? 2 मोल चले जाते हैं पावर में, ऐसा ही होता है। अब देखो, निकल +2 की सांद्रता दे रखी है, कितनी दे रखी है? निकल +2 की सांद्रता दे रखी है ना, यहाँ पर लिख दिया है कि दिया क्या गया, पहले लिख लिया करो क्या क्या दिया हुआ है, तब आपको आसानी हो जाएगी सूत्र को लगाने में, सूत्र को ढूंढने में। तो निकल +2 की सांद्रता दे रखी है कि 0.160, और Ag+2 की सांद्रता दे रखी है, Ag+ की सांद्रता दे रखी है 0.002, और इसकी पावर कितनी है? इसकी घातांक 2 है। बस अब तो इसको हल करना है। मैथ वाले स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ही सरल काम होता है, बायो वाले स्टूडेंट के लिए भी कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सरल काम है। देखो कैसे हल करोगे आगे आपने कि ई सेल इज इक्वल टू 1.05 पे, इसमें 2 का भाग दे दो तो ये हो जाएगा। तो लोग को हल करना बहुत ही सरल काम है। अब देखो, ये लिखने के पश्चात पावर 2 है, इसकी पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख लो कि 0.002 इंटू 0.002, इस प्रकार से आ गया। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 160 है ना, पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 लगा देंगे, नीचे 3 0, ऊपर लाएंगे 10 की पावर -3 हो जाएगा ये, और इसके नीचे 3 और 3 6 0 आएगी, ऊपर लाएंगे 10 की पावर -6, तो ये तो जाएगा 2 दूआ 4 × 10 की पावर -6। इसके पश्चात ऊपर 10 की पावर -3 है, नीचे 10 की पावर -6 है, तो 10 की पावर -6 को ऊपर ले आए तो 10 की पावर +6 हो जाएगी, और 10 की पावर -6 और 10 की पावर +6 कितनी बचेगी? 10 की पावर 3, और 400 का 16, तो ये आ जाएगा 4 × 10 की पावर 3। लोग में है, लेकिन लोग बेस 10 लोग में गुणा हो तो ये सूत्र ध्यान है ना सबको कि log mn इज इक्वल टू क्या होता है? log बेस 10 mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो यानी कि गुणा में होते हैं वो, लोग में जुड़ते हैं, तो log बेस 10 4 गुणा में है तो जुड़ जाएगा कि log बेस 10 की पावर 3। अब पावर होता है वो आगे आ जाता है, log m की पावर n होता है ना, तो उसको n आगे आ जाता है, n log m लिखेंगे तो ये 3 है वो आगे आ जाएगा। log 10 का मान 1 होता है, और log 2 का मान 0.30 होता है, तो log 4 का मान 0.60 हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ दिया तो ये आ गया, इसको गुणा करके इसमें से घटा लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? सेल विवो आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये अपना
नेक्स्ट इक्वेशन है आरपीएससी के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, इंजीनियरिंग का जो एग्जाम होता है उनमें, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है, सामान्यतः नेक्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन सामान्यतः गलत हो जाते हैं। तो ये 2-4 क्वेश्चन और निकालने की प्रैक्टिस करना। कोई भी दिक्कत आता है तो मेरे से पूछना, और ये वीडियो 1-2 बार देखना, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो ताकि सभी के लाभ हो सके।